सना, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप सवाल पूछिए। सर क्वेश्चन मेरा वो प्रीवियस जो आपने इंटरव्यू में स्विच वगैरह की वो बात की थी, तो उस वाले से था। बट अगर अभी वर्क का स्टार्ट हो रहा है तो पहले अभी ये सेशन हो, देन मैं लेटर ऑन आपसे कर लूंगी चैट में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। जी हुज़ैफा, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और मैं टेलीमार्क्स में एज अ डाटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहा था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, और मैं फिर साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, स्पेसिफिकली ऑन चैटबॉट डेवलपमेंट। और साथ साथ मैं कराची आई की ऑपरेशनल टीम का भी पार्ट हूँ। तो आप लोगों ने जो CDE के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे मिले होंगे। ठीक है। तो अ, आज के सेशन का बेसिकली हमारा मकसद है, हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब बेसिकली आप ऑनलाइन डिफरेंट क्लाइंट्स या डिफरेंट कंपनीज के लिए उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और अगर हम इसको आपकी जॉब से कंपेयर करें, तो जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे पहले एग्रीमेंट में ये बात शामिल होती है वहाँ पे कि आपने दूसरी कंपनीज के लिए काम नहीं करना। बट अगर हम फ्रीलांसिंग को इस बारे में देखें तो फ्रीलांसिंग में आप जो है एक साथ मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होती है गिग बेस्ड और एक होती है रिमोट बेस्ड। अच्छा जी। तो गिग बेस क्या होता है? गिग बेस का मतलब ज़्यादातर इसमें वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जल्दी ख़त्म होने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें बस आप प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसको डिलीवर करते हैं, आप अपनी अमाउंट कंडक्ट करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रिमोट बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो रिमोट बेस में आप क्लाइंट के साथ ऑन गोइंग बेसिस पे काम करते हैं। यानी कि अक्सर क्लाइंट जो है आपको हायर करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और रिमोट बेस्ड प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर जो है ओवरडी बेसिस या मंथली बेसिस पे किया जाता है। वेयर एज गिग बेस की बात करें तो इसमें मोस्टली प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिस पे किया जाता है। अब इनके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे गिग बेस में अगर हम देखें तो अपवर्क, फाइवर, गुरु, फ्रीलांसर, इस तरह के काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और रिमोट बेस के लिए आपके पास और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लिंक्डइन का मीसम भाई ने बताया। इसी तरीके से remote.co एक वेबसाइट है, इंडीड है, यहाँ से आप अपनी रिमोट जॉब्स जो है वो देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी फाइवर का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि फाइवर में आप अपनी प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करते हैं और उसमें चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, मैंने फाइवर की अपनी प्रोफाइल जो है एक स्क्रीन अपनी शेयर की है। आप जब फाइवर पे आएंगे तो पहले आपको साइन अप करवाना होगा। ज़ाहिर है अपनी ईमेल से आप साइन अप करवाएंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, वो आपसे पूछेगा कि क्या कैटेगरी है, किस फील्ड में आप काम करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको फिल आउट करनी होंगी, फिर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प जो है वो मिल जाएगी। बट जिन चीज़ों की हेल्प नहीं मिलनी, मैं वो आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्लियर करवाऊँ। अच्छा, ये फील्ड जब आप साइन अप होके आएंगे तो आपकी फाइवर का जो मेन डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। राइट साइड पे आपको आपकी वो सारी एक्टिव गिग्स दिख रही होंगी जिनको आपने क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ 4-5 गिग्स बना के रखी हुई थी, जिसमें से एक चैटबॉट डेवलपमेंट की थी, एक डाटा एंट्री की थी, एक वेबसाइट डेवलपमेंट की थी, ठीक है, एक है कैलकुलस वगैरह की और एक टैबल्यू वगैरह की थी। अच्छा, मेरा जो मेनली फोकस था वो चैटबॉट डेवलपमेंट पे था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे मेरी चैटबॉट वाली गिग के ऊपर बेस्ट सेलर का एक बैज मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अपना कोर फोकस रखा हुआ था वो मैंने सिर्फ एक अपनी गिग पे रखा हुआ था और उसी को जहन में रखते हुए मैंने अपनी सारी कीवर्ड्स की रैंकिंग वगैरह करी। अब ये कीवर्ड्स की रैंकिंग वगैरह क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। अच्छा, आप जब अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे आएंगे तो मेक श्योर आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल करें। जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक किया और मैं जब प्रोफाइल पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मेरी डिटेल्स दिख जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो टाइटल है उसमें डाला हुआ है कि मैं बेसिकली क्या क्या काम करता हूँ। मैं चैटबॉट डेवलपर हूँ, मैं डाटा इंजीनियर हूँ, साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं अभी करंटली कहाँ काम कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने कहाँ काम किया था, मेरी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैंने अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस डिफ़ाइन की हुई है कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उर्दू मेरी नेटिव लैंग्वेज है, और हिंदी भी जो है वो कन्वर्सेशनल है, क्योंकि ज़ाहिर है हिंदी में जब आप बात करते हैं तो वो रोमन में ही होता है, तो आपको हिंदी लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखता है लिंक्ड अकाउंट्स का, कि आप अपनी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और दूसरे अकाउंट्स हैं उनको भी अपनी फाइवर की प्रोफाइल के साथ लिंक करवा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जब आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल पहली दफ़ा क्रिएट करें तो आप किसी ऐसी ईमेल के साथ क्रिएट करिएगा जो कि आपके यूज़ में तो हो, बट वो आपकी पर्सनल ईमेल ना हो, यानी कि वो आप, जैसे मैंने अपने केस में 2-3 ईमेल्स बना के रखी हुई हैं। तो जब मैंने पहली दफ़ा फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने एक अपनी सेकेंडरी ईमेल से क्रिएट किया उसको, और मैंने उसमें देखा कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए थे। तो उसमें होता ये है कि आपके अक्सर 1-2 चीज़ें गलत हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपके पास फिर दूसरा मौका होता है कि आप अपनी पर्सनल ईमेल पे वो दूसरा अकाउंट क्रिएट करें और फिर वो गलतियां ना दोहराएं जो आपने सीखने के वक्त दोहराई थी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक सेक्शन होता है स्किल्स का, यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से अपनी स्किल्स सारी डालनी है। जैसे अब मेरा जो मेन फोकस था वो था चैटबॉट डेवलपमेंट का, तो मैंने यहाँ पे स्किल्स में डाला हुआ है कि चैटबॉट डेवलपमेंट, डायलॉग फ्लो, फेसबुक चैट, ये वो 3 कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे मुझे लगता है कस्टमर फाइवर पे आके सर्च करता होगा, ठीक है। तो फाइवर पे आके जब कस्टमर सर्च करता है तो वो कीवर्ड डालता है कि मुझे चैटबॉट डेवलपर चाहिए, मुझे डायलॉग फ्लो का डेवलपर चाहिए। डायलॉग फ्लो बेसिकली एक टूल है चैटबॉट डेवलपमेंट का, ठीक है। मुझे फेसबुक चैटबॉट चाहिए, तो ये सारे वो कीवर्ड्स थे जो कि मुझे लगता था कि इससे सर्च करेगा बायर जो है। इसके साथ साथ मैंने इसमें क्योंकि मैंने दूसरी गिग्स भी बना के रखी हुई हैं जिसमें वेबसाइट वगैरह भी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3-4 स्किल्स और डाली हुई थी। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एक पे फोकस रखें, अपनी एक गिग बनाएं और उसी को रैंक करें, उसी के सारे कीवर्ड्स डालें। अच्छा जी, उसके साथ नीचे एक सेक्शन बनाया हुआ है एजुकेशन का, जहाँ पे मैंने थोड़ा बताया हुआ है अपनी एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या एजुकेशन है। मैंने बीएससी किया हुआ है, उसके बाद क्या किया हुआ है। आपने कोशिश करना है कि सारी डिटेल्स फिल करनी है, किसी भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ना। फिर सर्टिफिकेशन का एक सेक्शन है, मैंने यहाँ पे भी कुछ सर्टिफिकेशन डाली हुई है कि, और मैंने स्पेसिफिकली सारी जो है वो चैटबॉट डेवलपमेंट की डाली हुई है सिवाय एक के। तो अब क्योंकि मेरा फोकस जैसे मैंने बताया एक ही उस पर था, डोमेन पे, तो मैंने उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डाली हुई हैं यहाँ पे। तो ये था आपका प्रोफाइल का सेक्शन, जहाँ पे आपने किस तरह अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखता है माय बिजनेस का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती है गिग्स के नाम से। ये जो गिग्स क्रिएट हुई हुई हैं वो सारी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैं इधर गिग्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वो सारी गिग्स दिख जाएंगी जो कि मैंने क्रिएट की हुई हैं। उसके साथ साथ उसकी कुछ स्टेट्स दिख जाएंगी कि उसके कितने इम्प्रेशंस आए, कितने क्लिक्स हुए हैं। तो अगर आप देखें तो मेरी जो कोर गिग थी चैटबॉट वाली, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन उसी पे हैं और सबसे ज़्यादा क्लिक उसी पे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको एडिट करूं तो आपने बेसिकली गिग बनानी किस तरीके से, मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे पूछता है आपका टाइटल क्या है। तो मैंने यहाँ पे पहले, क्योंकि मैंने ये पिछले 3 साल से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैंने पहले सिर्फ टाइटल रखा हुआ था आई विल क्रिएट अ चैटबॉट यूजिंग डायलॉग फ्लो, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने उसमें शामिल नहीं किया था। और चैट जीपीटी जब से आया है 2022 नवंबर से, उसके बाद फिर मैंने ये कीवर्ड भी शामिल कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब जो कस्टमर आके चैट जीपीटी के बंदों को सर्च करेंगे तो उसके लिए वो यही लिखेंगे चैट जीपीटी डेवलपर्स। तो अगर मैं ये कीवर्ड अपने टाइटल में शामिल कर लूँ तो मेरी प्रोफाइल के भी सामने आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर बाद में मैंने इसको एडिट करके ये और चैट जीपीटी साथ लगा दिया, वरना पहले मेरा सिर्फ स्पेसिफिकली डायलॉग फ्लो का कीवर्ड तक था टाइटल। उसके बाद ये आपसे कैटेगरी पूछता है कि आपकी क्या कैटेगरी है। जैसे प्रोग्रामिंग एंड टेक में आता है, ये एआई एप्लीकेशंस में आता है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। ये कुछ सेक्शन जो है ये साथ साथ कुछ कभी ये इंक्रीज़ कर देते हैं, कभी कुछ सेक्शन यहाँ से हट जाते हैं। इन्होंने गिग मेटा डाटा का एक सेक्शन अभी कुछ दिनों पहले डाला जिसमें उन्होंने पूछा कि आप एआई इंजन बताएं कि कौन सा यूज़ करते हैं, आप डिलीवरी टाइप क्या है, आप क्या बेचते हैं बेसिकली, तो हम चैटबॉट बना के देते हैं। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं जो कि फिल आउट करना ज़रूरी है, जिनके आगे डायरेक्ट लगा हुआ है तो वो तो फिल करनी है, और बाकी जिसके आगे नहीं लगा हुआ उसको आप छोड़ सकते हैं ब्लैंक,
ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसमें आप पूछ रहा था कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चैटबॉट बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट कर लिया। और अगर कोई लैंग्वेज इसमें लिस्ट नहीं हुई हुई है तो आप उसको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके वहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। इधर ये सर्च टैग्स हैं, ठीक है। अब ये जो सर्च टैग्स हैं ये वो सारे सर्च टैग्स हैं जिससे बायर सर्च करता है आपको। अगर वो चैट बॉट लिखे, अगर वो डायलॉग फ्लो लिखे, अगर वो मैसेंजर बॉट लिखे, हो सकता है वो सिर्फ बॉट लिखे, तो वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे डालेंगे। सारे तो नहीं डाल सकते, यहाँ पे 5 की लिमिट होती है, तो आपने वो 5 मोस्ट जो आपको लगता है कि ये यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं आपकी गिग से रिलेटेड, वो यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा सेक्शन होता है प्राइसिंग का, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा सेक्शन होता है प्राइसिंग का। मैं प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैकेजेज होते हैं। आपने 3 पैकेज में बताना होता है कि आप कौन सी सर्विस बेच रहे हैं और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। बेसिक में मैंने रखा हुआ है कि भाई एक सिर्फ बेसिक चैटबॉट बना के दूंगा मैं आपको, जिसमें वो सिर्फ वेलकम करेगा और अगर कुछ मेन मेन्यू आपको दिखाना होगा तो वो दिखा देगा और कुछ नहीं करेगा। फिर स्टैंडर्ड चैटबॉट पे मैंने बोला कि ये फीचर जो है वो वेलकम मैसेज के साथ साथ कस्टमर को इंगेज करेगा, मेन मेन्यू शो करवाएगा, और कोई टूल यूज़ करना होगा साथ साथ तो ये स्टैंडर्ड पैकेज में आप वो भी यूज़ करूँगा मैं। फिर प्रीमियम वर्जन का मैंने बताया कि ये जो है वेलकम मैसेज के साथ साथ उसको इंगेज करेगा, कीवर्ड सेटअप होगा, इसमें वेबसाइट की इंटीग्रेशन हो गई। अगर आपको चैटबॉट को किसी अपने फेसबुक के साथ या किसी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करवाना है तो मैं वो भी करके दूंगा, तो ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इसको अपने पैकेजेस में डिवाइड किया। आप अपने डोमेन के हिसाब से इसको अपने पैकेज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आता है डिलीवरी का, कि बेसिक चैटबॉट जो है वो मैंने बोला कि मैं आपको 2 दिन के अंदर बना के दे दूँगा, स्टैंडर्ड चैटबॉट जो है वो 3 दिन के अंदर, प्रीमियम 5 डेज़ के अंदर। इस तरीके से मैंने चीज़ें डिफ़ाइन करी हुई यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है आपने हर फील्ड को चेक लगाना है, आप बस बेसिक रखें, इसको सिंपल रखें। और एक काम ये भी कर लिया करें कि जब आप अपनी गिग बना रहे हों तो आप ये देख लें कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो सेम सर्विस सेल करते हैं उन्होंने किस तरह से गिग बनाई हुई है। तो वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, वो आप जब अपनी फाइवर के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है स्विच टू सेलिंग का, ये रहा स्विच टू बाइंग का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एज अ बायर अब फाइवर की प्रोफाइल पे फाइवर के पास चले जाएंगे। और अब अगर यहाँ पे आप सर्च करें, लेट सपोज मैं अगर सर्च करूँ अपने कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है, तो मुझे ये कुछ गिग्स दिख रही हैं इसमें जो कि डायलॉग फ्लो के कीवर्ड्स पे आ रही हैं। अब इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, एक ने लिखा है आई विल क्रिएट अ डायलॉग फ्लो CX चैटबॉट विद ये। टाइटल को वैसे जितना छोटा रखें उतना बेहतर होता है, तो इसलिए मैंने टाइटल को ज़्यादा लंबा नहीं रखा हुआ। आई विल क्रिएट अ डायलॉग फ्लो चैटबॉट विद फुलफिलमेंट, ठीक है। मैं इसको खोल के इसकी वो भी प्राइसिंग चेक कर लेता हूँ कि शुरू के जो 3-4 हैं उन्होंने अपनी प्राइसिंग क्या रखी हुई है। तो इसने बेसिक में बोला हुआ है कि मैं 2 दिन के अंदर बना के दूंगा, लेकिन उसकी प्राइस ये होगी। अब अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, आपने अभी अभी अपनी प्रोफाइल बनाई, तो जाहिर है आप अपनी प्राइस जो है वो दूसरों के मुकाबले में कम रखेंगे ताकि आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े। और इसकी कुछ टैक्टिक्स होती हैं, हर प्लेटफॉर्म के कुछ अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे फाइवर का ये होता है कि फाइवर की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है, आप जितना उसमें अवेलेबल रहेंगे, जितना ऑन रखेंगे उसको बैकग्राउंड में, वो एप्लीकेशन जितना रन रहेगी उतनी आपकी प्रोफाइल ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से इसने यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्जन के बारे में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड पैकेज कौन सा है, उसमें क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये प्रीमियम ये दे रहा है, उसकी प्राइस ये है। तो 2-3 को एनालाइज करके फिर आप अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिवीजन का बताया हुआ है कि रिवीजन मतलब कि आप अगर कोई चेंजेस करवाना चाह रहे हैं सिंपल या बेसिक पैकेज में, तो वो मैं एक ही दफ़ा कंसिडर करूँगा, एक से ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। और स्टैंडर्ड में 2 हो गई और प्रीमियम में जो है वो 4 अलाउड है। और ये प्राइसिंग सेट की हुई है। ये $5 फाइवर का मतलब भी कि मिनिमम $5 से स्टार्ट होने वाली सर्विस। तो आप अपनी प्राइस को स्टार्ट में आपने सबसे कम रखा, $5 रखा, फिर आपने जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसको $20 रख दिया। और ये अपने हिसाब से आपने प्राइसिंग सेट करनी है दूसरी प्रोफाइल्स को देखते हुए, ठीक है। और जब आपके पास ऑर्डर ज़ाहिर आने लगे तो आप फिर इस प्रोफाइल को एडिट करके प्राइसिंग को बढ़ा भी सकते हैं। आपने इसी में स्ट्रिक्ट नहीं रहना, इस प्रोफाइल को आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। 1 मिनट, अच्छा जी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आपने ऐड करना है या नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो बेसिक पैकेज में 1 दिन के, अगर आपको 1 दिन में चाहिए डिलीवरी तो मैं आपको उसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा।
अगर आपको स्टैंडर्ड पैकेज आपने परचेज़ किया और आपको वो 2 दिन में चाहिए तो उसके $10 होंगे। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा चार्जेस भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रोफाइल को रैंक करवाने में। यहाँ पे आपने सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी हुई है, मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले आप मुझे मैसेज करना, डायरेक्ट जो ये वाला गिग है इसको परचेज़ ना कर लेना, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना कर देना। उसका रीज़न ये है कि अक्सर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि या तो वो पॉसिबल नहीं होती जो टूल आप यूज़ करते हैं, या वो आपको नहीं आता है स्किल। तो अगर उसने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपको नहीं आता हुआ तो फिर उसको वो कैंसिल करना पड़ेगा, और जब वो कैंसिल करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में किसी स्टैट को वो या कोई बैड इंप्रेशन छोड़ रहा होगा। तो आपने पहले बोल दिया कि यार आप पहले मैसेज करो जब भी आप मेरी प्रोफाइल में हो या मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहो, फिर आपने अपने यहाँ पे डिटेल्स बताई कुछ। और अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊँ तो जो कीवर्ड्स हैं मैंने कोशिश करी कि वो सारे इस डिस्क्रिप्शन में आ रहे हों। जैसे डायलॉग फ्लो का टूल है, डायलॉग मैं स्पेसिफिकली सिर्फ चैटबॉट डेवलपमेंट डायलॉग फ्लो पे कर रहा होता हूँ, तो मैंने डायलॉग फ्लो के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आपको डायलॉग फ्लो का कीवर्ड मिलेगा, और कस्टमर किस तरह सर्च कर सकता है, वो चैटबॉट लिखे शायद, तो चैटबॉट का कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है उसको फेसबुक बॉट बनवाना तो वो फेसबुक लिखे तो फेसबुक आ रहा है। तो इस तरीके से आपने वो सारे कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करने हैं जो कि आपको लगता है कि बायर उस कीवर्ड से सर्च कर रहा हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो सारे टूल्स बता दिए जिसके साथ चैटबॉट इंटीग्रेट हो सकता है, कि मैं चैटबॉट को फेसबुक के साथ, वेबसाइट के साथ, सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन बताई हमने। उसके बाद आप रिक्वायरमेंट पे आते हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब आप यहाँ पे उसको बता देते हैं कि यार अगर आपने ऑर्डर डालने से पहले आप मुझे एक रिक्वायरमेंट फ़ाइल दे देना, या आप प्रोसेस फ्लो मुझे भेज देना। तो यहाँ पे आप वो डिफ़ाइन करते हैं। फिर आती है लास्ट हमारा टैब जो कि होता है गैलरी का। आप 3 इमेजेस तक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जिस तरह आपको मीसम भाई ने समझाया था कि आप किस तरह कैनवा को यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस बना सकते हैं, तो आप वहाँ पे अगर फाइवर प्रोफाइल लिखें या फाइवर गिग इमेज लिखेंगे तो आपको वहाँ पे उसका एक इमेज साइज़ मिल जाएगा, और उस पर एडिट करके आप अपनी फील्ड के हिसाब से आपकी जो भी जेडी है या जो भी आपका, जैसे आप डाटा इंजीनियर हैं तो आप उसके हिसाब से एक प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि फाइवर का जो ये एल्गोरिथम है वो साथ साथ जो है काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। शुरू में तो आप किसी की प्रोफाइल की इमेज भी लगा सकते थे या आपने गूगल से उठा ली इजीली। अब ये होता है कि अगर फाइवर ने ये कैच कर लिया कि आपकी जो ये प्रोफाइल इमेज है या जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है इवन वो भी आपने किसी और की उठा के लिखी हुई है, तो वो आपकी गिग को जो है वो अप्रूव नहीं करेगा, वो आगे नहीं जाने देगा। तो अगर मैं आपको ये सेक्शन दिखाऊँ गिग वाला, तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिखती हैं। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। मैं गिग में गया, ठीक है, मैं गिग में गया। अब यहाँ पे आपको 4-5 टैब्स दिख रहे हैं। एक एक्टिव का टैब है जिसमें वो सारी गिग्स मेंशन है जो कि अभी एक्टिव हैं, जो कि कस्टमर को दिख जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको पेंडिंग अप्रूवल वाली एक टैब दिख रहा है। इसमें जब आप गिग क्रिएट करके सबमिट करवाते हैं तो वो इस टैब में आपको दिखता है, और फिर फाइवर के पास ये रिव्यू होने के लिए जाता है। अब अगर फाइवर ने कैच कर लिया कि इसमें कोई आपने जो है वो चीज़ें उठा के डाली हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये गिग अप्रूव नहीं हुई आपकी, आपने जो इमेज है वो कॉपी पेस्ट करी हुई है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। या हो सकता है वो डिनाइड कर दे डायरेक्ट। वो अगर मेरा ख्याल से जब आप चीज़ें कॉपी पेस्ट करते तो वो डायरेक्ट डिनाइड करता है, वो आपको रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन में नहीं डालता। वो बोलता है आप शुरू से डालें, शुरू से अपनी गिग बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और फिर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी गिग्स को, जो आपने गिग्स बनाई है उसमें से किसी को आप रोकना चाहें या नहीं। तो जैसे मैंने एक गिग बनाई थी शुरू में लोगो डिज़ाइनिंग की, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है या मैं इस पर काम नहीं कर सकता, तो फिर मैंने उसको पॉज कर दिया। तो अब जब भी कस्टमर मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको यही 5 गिग्स डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इमेजेस लगा दी, आप वीडियो लगा सकते हैं जिसमें अब वीडियो वो आपकी ख़ुद की हो सकती है या कोई एक शॉर्ट वीडियो हो सकती है जो कि आपके किसी एक प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रही हो कि आपने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लगा के अपनी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल काफ़ी इसका तरीका है फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने का। इसमें यह होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आके बायर आपसे ख़ुद कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपको जो है
अगर आपके जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गिग्स में जाके कि आपको पता चल रहा होता है कि कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। अब मुझे तो जैसे मेरी ये गिग है उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं और क्लिक्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें इंप्रेशन और क्लिक्स बहुत कम है या है ही नहीं, तो फिर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है उसमें, या प्राइसिंग कम करने की ज़रूरत है, या उसमें जो है आपको प्रोफाइल इमेज चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ भी चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत होंगी उसमें। ठीक है जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट 30 डेज़ का दिखाता है, आप इसको लास्ट 7 डेज़ पे भी लेके जा सकते हैं तो पता चल जाएगा। यानी कि एक हफ्ते में अगर आपके 8 क्लिक आ रहे हैं तो इसका मतलब 8 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को ओपन करके देखा है, यानी कि उनके सामने, और 229 लोगों के सामने ये प्रोफाइल गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अच्छे स्टैट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि प्रोफाइल सही रैंक हुई हुई है। अच्छा जी, तो ये तो फाइवर का थोड़ा ओवरव्यू था। फिर इसमें बाकी टैब्स आते हैं। अगर हम माय बिजनेसेस वाले ड्रॉप डाउन को खोलें तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ से दिखेंगे। आप अर्निंग्स देख सकते हैं अपनी इस ऑप्शन पे क्लिक करके। ग्रोथ एंड मार्केटिंग का एक ऑप्शन होता है। अब ये होता है बेसिकली कि आप अपनी गिग को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं, तो फाइवर का एक प्लान होता है। आप उसमें लिमिट सेट करते हैं कि भाई डेली जो है वो $0.5 या $1 तक की जो है वो आप इसको प्रमोट करो और दूसरे लोगों तक पहुंचाओ इसको। ठीक है, तो वो प्रोग्राम आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होता है जिनका लेवल 1 हो जाए। जब आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बैच नहीं मिलेगा। लेवल 1 बैच के लिए आपको कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। आपको वो कुछ आपके $1000 की अर्निंग होनी चाहिए, कुछ डॉलर्स, और लेट सपोज 10 आपके ऑर्डर्स होने चाहिए, तो कुछ लिमिटेशन होती है इसकी। वो जब आप पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये बैच मिल जाता है। आप एनालिटिक्स के टैब में जाके आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं कि कितने क्लिक्स आए और क्या आपका रेशो चल रहा है, किस महीने कितने ज़्यादा आपने अर्निंग करी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये फाइवर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। मुझे बताइएगा फाइवर अगर आपको समझ में आया हो या इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं। अगर समझ में आया तो काइंडली क्लियर लिख दें। ठीक है। अच्छा, जब आपने फाइवर से स्टार्ट किया ना, आप अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप भले सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें एक साथ, लेकिन स्टार्ट इसको फाइवर से करें। ठीक है, और साथ साथ जो इसके दूसरे गुरु हो गया या फ्रीलांसर हो गया उधर उससे स्टार्ट करें। और जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए या आप 5-6 प्रोजेक्ट्स बना चुके हों इस पर, तब आप जाएँ अपवर्क की तरफ। अपवर्क एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको जो है प्रोफेशनल क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे अर्निंग भी ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं आपको अपवर्क का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा देखें, आपने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट इसी तरह करना है कि आपने पहले तो प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके आपने कोशिश करनी है कि उस प्रोफाइल को रैंक करवाएं। ठीक है, अब रैंक करवाने के जो तरीके बताए मैंने आपको कि आपने उसकी मोबाइल एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड कर ली, आपने उसके इंप्रेशन चेक किए कितने आ रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं या नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अगर आपने प्रोफाइल सही बनाई भी होगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह 1-8 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक आध मैसेज तो एटलीस्ट आएगा। जब मैसेज आ गया तो उस मैसेज से अपने ऑर्डर में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप जब मैसेज आ गया तो मैसेज से ऑर्डर पे कन्वर्ट करने के लिए आप इनिशियल लेवल पे ये बोल सकते हैं कि यार मैं आपको जो है ना आपकी मनी बैक गारंटी है, आप मुझसे काम करवाओ, अगर आपको काम समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको आपकी जो भी अमाउंट है वो वापसी कर दूँगा। और आपने वैसे ही इनिशियल लेवल पे उसकी अमाउंट इतनी कम रखी होगी तो जो बायर है उसको इतना मसला नहीं होगा आपको ऑर्डर देते हुए। तो ठीक है, तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो कि आपको यूज़ करनी है और इससे आपको फाइवर पे ऑर्डर्स मिलने के जो है वो चांसेस बढ़ते हैं। अब अगर हम अपवर्क की तरफ जाएं तो जैसे ही आप आपको अपवर्क में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपने अपनी ईमेल से जो है वो साइन अप करवाना होगा। ठीक है, ये भी कुछ डिटेल्स पूछता है इनिशियल लेवल पे। और एक और चीज़ जो है वो फाइवर पे बताना है, मैं भूल गया कि आपने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई ज़रूर करवाना है। ठीक है, वो वेरीफाई क्या मतलब ये है कि वो आपसे CNIC की कुछ इमेजेस लेगा, बैक की और फ्रंट की, कि आप ये इमेजेस डालें ताकि उसको पता चले कि भाई आप ही हो जिसने ये प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, तो वो वेरीफाई करवाता है। वेरीफाई करवाने के बाद जो है वो जब बायर आता है तो उसको एक चीज़ जो है वो
एक चीज़ से तो वो टेंशन उसकी दूर हो जाती है कि ये प्रोफाइल जो है वो वेरीफाइड है, ये कोई 2 नंबर बंदा नहीं है। इसी तरीके से अपवर्क पे भी होता है। अपवर्क पे भी आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी पड़ती है। ये भी आपसे CNIC की कुछ इमेजेस लेता है, मे भी शायद एक बिल की इमेज मांगता है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो उसने उस वक्त ली थी। जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करने में आपको मसला नहीं आएगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा आपको ट्यूटोरियल्स मिल भी जाएंगे। लेकिन जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो आपकी स्किल्स आपने डाली हुई होती हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब्स दिख रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब इस किस जॉब पे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करी, जैसे आपने उधर कंप्लीट करी थी फाइवर पे। वो किस तरह कंप्लीट करी, अब यहाँ पे एक टैब होता है फाइंड वर्क का, जिसमें एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे जाएंगे और आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल खोली, ठीक है। प्रोफाइल खोलने के बाद ये मैंने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, चैटबॉट डेवलपर, मैसेंजर बॉट, डायलॉग फ्लो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें ये डिस्क्रिप्शन डाली हुई है अपनी। इसमें भी मैंने सेम टैक्टिक्स अप्लाई करी, मैंने कोशिश करी कि वो सारे कीवर्ड्स यूज़ करूँ जो कि मैंने वहाँ यूज़ किए थे, ठीक है। उसके बाद ये कंसल्टेशंस का जो टैब है, ये जो सेक्शन है, ये अपवर्क ने अभी कुछ दिनों पहले ही इसको लॉन्च किया था। तो आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमने किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ना, हमने सारी फील्ड यहाँ पे फिल आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे कंसल्टेशन पे भी एक वो बना ली कि ठीक है, मैं भी चैटबॉट की कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। वर्क हिस्ट्री इनिशियली आपके पास ब्लैंक होगा जब तक आप काम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे वो सारी वर्क हिस्ट्री दिख रही होगी और आप वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं अपनी वर्क हिस्ट्री। आपके ऊपर है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करवाया हुआ है, उनकी साथ रिव्यूज़ दिख रहे होते हैं। तो जब क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल पे तो उसको दिखता है कि इसने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और इसको बायर्स ने क्या क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। वर्क हिस्ट्री के बाद ये पोर्टफोलियो है, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनका एक पोर्टफोलियो या उसकी एक क्या कहते हैं, एक तरीके से उसका एक वीडियो बना के आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। वीडियो तो नहीं है खैर, ये एक फ़ोल्डर समझ लें इसको, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसकी लिंक ये रही और उसमें मैंने ये काम किया। आप इसी तरीके से मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने। स्किल्स की बात आती है तो यहाँ पे स्किल्स देखें, मैंने डायलॉग फ्लो API, चैटबॉट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि मुझे लगता था कि इस पर जो बायर आके इन कीवर्ड से सर्च करेगा, तो मैंने वो सारे स्किल्स यहाँ पे डाले। कैटलॉग का जो ऑप्शन है ये सिमिलर टू फाइवर है, गिग की तरह। आपने यहाँ पे भी सिमिलर, जैसे फाइवर पे आपने गिग बनाई वैसे ही यहाँ पे भी आपने गिग बनाई, ठीक है। यहाँ पे होता यह है कि अब ये इसमें एक जो है वो एक इशू भी है कि आपने अगर ये प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया तो इसमें अक्सर होता ये है, जो मेरे साथ भी हुआ, कि एक दफ़ा क्लाइंट ने आके डायरेक्ट इसमें ऑर्डर प्लेस कर दिया। हालांकि मैंने उसको पहले मेंशन किया हुआ था कि आपने मेरे से मुझे मैसेज करना है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ प्राइस डाली हुई है $5। तो वो काम जो उसने डाला वो $5 का नहीं था, वो $50 तक का था। अब वो काम मैं करना नहीं चाहता, तो मैंने उसको बोला कि आप या तो इसकी प्राइस बढ़ाएं या तो यार इस प्रोजेक्ट को हटाएं। तो उसने वो प्रोजेक्ट को हटा दिया। लेकिन अब वो जो प्रोजेक्ट को उसने हटाया उससे थोड़ा सा बैड इंप्रेशन मेरी प्रोफाइल में क्रिएट हुआ, जिसको मैंने बाद में ओवरकम किया। वो भी मैं बताऊँगा कि किस तरह अगर आपके प्रोफाइल में बैड इंप्रेशन पड़ जाए तो आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ क्रिएट करके ज़रूर रख लें। इसका फ़ायदा ये है कि मेरे ख्याल से बायर्स के पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे उनको प्रोजेक्ट कैटलॉग्स दिख रहे होते हैं, तो अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो वो आप पूरी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, तो आपका कैटलॉग जो है वो आपके बायर्स तक नहीं पहुँच पाएगा। फिर उसके बाद एक सेक्शन होता है टेस्टिमोनियल्स का। आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया आप उनको रिक्वेस्ट करके आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं और एक टेस्टिमोनियल्स लिखवा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे शो करवाएं। मैंने अभी तक नहीं करवाया, लेकिन ये करवाना चाहिए, मैं भी करवाऊँगा। लेकिन इसको करवाने से आपके प्रोफाइल में अच्छा ही इंप्रेशन आना। फिर सर्टिफिकेशंस का सेक्शन था, यहाँ पे सर्टिफिकेशन सारी डाली हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बताई हुई है सारी, ठीक है, अदर एक्सपीरियंस बताए हुए हैं। तो ये सारे सेक्शन आपने फिल करने ही करने हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे एजुकेशन दिख रहा है, मैंने अपने एजुकेशन बताई हुई है, जो लास्ट एजुकेशन थी। आईडी मेरी वेरीफाइड है, लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि वीडियो डिस्क्रिप्शन का,
तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अपनी प्रोजेक्ट की वीडियो लगाई हुई है, जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि फेसबुक पे डिप्लॉयड था। वो एक होटल बुकिंग बोर्ड था, उसमें क्लाइंट आके जो है, कस्टमर आके जो है वो एक अपना होटल में रूम बुक करवा सकता है। तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसकी वीडियो यहाँ पे लगा के डिफाइन की हुई है। ठीक है जी, तो ये इसकी प्रोफाइल बिल्ड करने का तरीका था। आपने यहाँ से काम किस तरह करना है, कौन से प्रोजेक्ट उठाने हैं, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं फाइंड वर्क पे, या जहाँ पे आपको सारी जॉब्स या प्रोजेक्ट्स जो है डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, पहले आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़नी है कि आपको वो काम आता भी है या नहीं आता। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपने वो प्रोजेक्ट उठा लिया कि यार चलो देखेंगे कि कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, वो आपको बैड रिव्यू दे देगा। एक बैड रिव्यू जो है वो आपकी प्रोफाइल में बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो हमेशा वो काम उठाना है जो आपको आता हो, ठीक है। ये देख लेना है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होगा, जैसे ये दिख रहा है मुझे, पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड, ना इसको किसी ने कोई रिव्यूज़ या अभी तक कोई रिव्यूज़ दिए। तो मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट या इस पे बिड नहीं करूँगा। इस पे अलग तरीका होता है, इसमें बिडिंग का एक तरीका होता है। जैसे फाइवर पे तो क्लाइंट आपसे आके ख़ुद कांटेक्ट करता है, यहाँ पे भी आपसे ख़ुद आके कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आप उसमें बिड कर सकते हैं। अब बिड का मतलब क्या होता है, आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं जो कि आपने यहाँ पे देने होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने खोला, ठीक है। इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूँगा। इसने यहाँ पे बोला हुआ कि ये $140 का प्रोजेक्ट है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अगर मुझे लगा कि ये $140 में हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर भी मैं अप्लाई करके उसको बोल दूंगा कि यार ये काम मुझे आता है, लेकिन मैं इसको $140 में नहीं, मैं इसको $200 में करूँगा। ठीक है। उसके बाद स्किल्स पढ़ी मैंने, इसका मैंने जॉब सक्सेस स्कोर देखा तो 90%, मतलब कि ये अच्छा क्लाइंट है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी को भी इंटरव्यू नहीं किया, ना किसी को इनवाइट सेंड किया, और इसको अब तक 5 से कम प्रपोजल आए हैं। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है आपके लिए। वरना अगर आपको यहाँ पे दिखे कि किसी ने 20 प्रपोज़ल अप्लाई किए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो उसके पास 20 प्रपोज़ल मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको अगर वो किसी को इंटरव्यू भी कर रहा है तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट को जाके नहीं उठाऊंगा, मैं उधर बिड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कनेक्ट ज़ाया होते हैं उससे। ये देख रहे हैं यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि प्रपोज़ल फॉर 6 कनेक्ट्स, आपको 6 कनेक्ट्स देने पड़ेंगे इधर बिड करने के लिए, और मेरे पास अभी 0 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मेरे केस में तो मैं तो अभी बिडिंग करता ही नहीं। मेरे पास तो जो खुद क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनके प्रोजेक्ट्स देख के अगर मुझे समझ में आता है कि वो मैं जल्दी बना लूँगा तो वो मैं उठा लेता हूँ। लेकिन क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज होगा, जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो मेरा ख्याल से कोई 40 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं, ठीक है। और वो फ्री कनेक्ट्स आप अवेल कर सकते हैं इस तरीके से गिग्स पे जाके, प्रोजेक्ट्स पे जाके। Make sure that people stay longer on that article. Now, the step 2 यानी was किसी का that I माइक खुला हुआ है, had to काइंडली write माइक a long अनम्यूट कर blog दें। post with a couple paragraphs on each of the 8 points the tool ChatGPT created or written, and then ChatGPT went to work and started creating हुसैन paragraphs. आपका माइक खुला हुआ है। ठीक है, सही है। तो जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको आई थिंक 40 कनेक्ट्स मिलते हैं, और उन 40 कनेक्ट्स को आपने ये देखना है कि सही तरीके से उनको आपने अप्लाई करना है। हर प्रोजेक्ट पे जाके आपको लगेगा कि ये जॉब ठीक है, 6 कनेक्ट्स में यहाँ पे अपने दे सकता हूँ, और मैं आई होप कि वो मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए। तो आपने इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कवर लेटर का, कि आपने कवर लेटर डिफ़ाइन करना है। सर मीसम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कवर लेटर किस तरह डिफ़ाइन करना है जब आपको जॉब पे अप्लाई करना है। तकरीबन सेम मेथड ही फॉलो करना होता है इधर भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। आपने कवर लेटर जो है वो डिफ़ाइन, अच्छा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, कवर लेटर पे बाद पे आते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो इसने बोला कि भाई दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 6 कनेक्ट्स, तो अभी मेरे पास कनेक्ट नहीं है, तो उसने मुझे बोल दिया कि भाई आपके पास तो ये अभी कनेक्ट्स ही अवेलेबल नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखती है, और यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिखती हैं कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड। आप क्या प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट लेना चाहते हैं या माइलस्टोन वाइज। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे जो CDE का बैच है जिन्होंने ETL प्रोसेस बनाना, ETL पाइपलाइंस बनाना सीखी, तो आपके पास हो सकता है कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें बोला जाए कि भाई आपने एक पाइपलाइन बनानी है जो कहीं से डाटा उठा रहा हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हो और कहीं लोड कर रहा हो। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था। तो या तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट की एक दफ़ा एक ही प्राइस मेंशन करते कि भाई मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के
$200 लूँगा, या आप उसको माइलस्टोन में ब्रेक कर दें। आप पहले माइलस्टोन में बता दें कि मैं पहला माइलस्टोन बनाऊँगा जिसमें मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा डाटा, उस एक्सट्रैक्ट का वाला काम जो है वो मैं कितने तारीख तक कर लूँगा और उसकी मैं अमाउंट $50 लूँगा, लेट्स सपोज। तो इस तरीके से आप उसको माइलस्टोन में ब्रेक कर सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जब मैं पीपीटी की तरफ जाऊँगा कि किस तरह माइलस्टोन का प्रोजेक्ट वर्क करता है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होता है। लेकिन इसमें होगा ये कि जब आप माइलस्टोन 1 क्रिएट कर लेंगे तो उसकी पेमेंट पहले मिलेगी, आपको अप्रूव होगा वो, फिर आप माइलस्टोन पे जाएंगे। वेयरएस प्रोजेक्ट में ये होगा कि आप पूरा प्रोजेक्ट पहले बनाएंगे, फिर वो अप्रूव होगा तो उसकी पेमेंट आपको मिलेगी। अप्रूव होने से मुराद ये कि अगर आपने वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाया और क्लाइंट को समझ में नहीं आया तो वो रिवीजन के लिए डालेगा वापसी कि इसमें ये चीज़ ख़राब है, ये वापसी सेट करके दो। सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि माइलस्टोन को सेलेक्ट किया जाए प्रोजेक्ट को? यार मैं अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मैं माइलस्टोन वाइज करता हूँ, और अगर छोटा प्रोजेक्ट होता है तो मैं इसको प्रोजेक्ट वाइज करता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन होता है आपके पास, वो क्लाइंट ने अगर सामने विजिबली उसको विजिबल किया होगा तो वो दिखेगा। इसमें होता है ओवरली बेसिस पे आपको पे करना है या प्रोजेक्ट वाइज पे करना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ इसकी रिक्वायरमेंट में, तो ये देखो इसने फिक्स प्राइस लिखा हुआ है। तो फिक्स प्राइस इसमें डिफाइन किया हुआ है प्रपोज योर टर्म्स, वरना वो यहाँ पे ओवरली बेसिस पे डालता तो आपके पास 2 ऑप्शन होते कि आपको प्रोजेक्ट वाइज सेलेक्ट करना है या ओवरली वाइज। ओवरली वाइज में वो आपसे आपकी ओवरली रेट पूछेगा कि आप $1 1 आवर में कितने डॉलर चार्ज करते हैं। तो इसमें भी जो बेस्ट केस होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, आपको लगता है कि यार ये 2 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन काम बड़ा है और आपको उसकी वैल्यू पता है कि यार ये काम कम से कम भी $100 से कम का नहीं है, और आपने अपनी जो ओवरली रेट है वो सेट किया हुआ है लेट्स सपोज $10 पर आवर। तो अगर आप ओवरली बेसिस पे जाएंगे तो वो 2 घंटे वाला काम के आपको $20 मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्ट बेस पे लेके जाएंगे और आपने उसके $70 डाल दिए या $100 डाल दिए तो क्लाइंट उसको कंसिडर कर लेगा। उसको तो खैर इतना आइडिया नहीं होगा, या आइडिया होगा भी तो आप प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं उसको देखते हुए आप उसकी बता सकते हैं कि यार इसके इतने पैसे तो बनते हैं एटलीस्ट, तो मैं इसको ओवरली बेसिस पे तो नहीं जाना चाह रहा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने प्रोजेक्ट की लेंथ देख के ये डिसाइड करना है कि उसको ओवरली बेसिस पे जाना है या प्रोजेक्ट की बेसिस पे। थैंक यू सर। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपसे यहाँ पे पूछता है कि ये प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं ये कितने टाइम में होगा। आप ये 1 महीने से अंदर अंदर हो जाएगा, या 1 से 3 महीने लेगा, या 3 से 6 महीने लेगा, या उससे ज़्यादा लेगा। यहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट की लेंथ बतानी होती है, ड्यूरेशन कितना होगा। कवर लेटर डिफाइन करना होता है। अब कवर लेटर की बारी आती है तो कवर लेटर में जिस तरह मीसम भाई ने बताया कवर लेटर लिखने का तरीका सेम वैसा ही होता है। इसमें हमने करना ये होता है कि आपने जो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी ना, जो उसने डिस्क्रिप्शन डाली हुई यहाँ पे, आपने कोशिश करना है कवर लेटर में उसका थॉरली जवाब दे देना है कि अगर इसने ये बोला है कि भाई मुझे ये ETL पाइपलाइन बना के दो, तो आपने उसको कोशिश करना है कि स्टार्ट इस तरह करना है कि भाई आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, और मैं जो है वो ETL पाइपलाइन इस पाइथन को यूज़ करते हुए, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए बना दूंगा, मुझे वैसे ही इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से, बल्कि मैंने एक कवर लेटर की एग्जांपल यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ वो मैंने यहाँ पे एक वर्ड की फाइल में लिखी हुई भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो कस्टमर मुझे इनवाइट भेजता है तो मैं उसको इस तरीके से पहले बोलता हूँ कि भाई हाई थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, और मैं आई अंडरस्टैंड कि आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी विक्स की वेबसाइट के साथ चैटबॉट इंटीग्रेट करता है। अब ये उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए मैंने ये कुछ चीज़ें चेंज की कि भाई आई अंडरस्टैंड यू नीड समवन हु कैन इंटीग्रेट अ चैटबॉट विद योर विक्स वेबसाइट। और उसने बोला हुआ था अपनी डिस्क्रिप्शन में कि भाई उसको ChatGPT से भी काम करना आता हो, तो मैंने बोला कि एंड ChatGPT API इज़ अ प्लस पॉइंट। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैं चैटबॉट जो है वो 2019 से बना रहा हूँ, और मैं इस तरह इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चैटबॉट क्रिएट कर सकता हूँ, इस डेटाबेस से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी कवर लेटर में डिफ़ाइन की हुई हैं, और आखिरी में मैंने उसको बोल दिया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स एंड डूइंग बिजनेस विथ यू। तो इस तरीके से आप अपना कवर लेटर भी जो है वो एक बना के रख सकते हैं और उसको हर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ये जो आपको फील्ड्स दिख रही हैं ये हर प्रोजेक्ट पे नहीं होगी, ये क्लाइंट ने अगर ख़ुद क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ तो वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वरना कवर लेटर ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कवर लेटर डिफ़ाइन करना होता है। फिर ये इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई अगर आपने इस पर काम किया हुआ है पहले तो आपने बता दिया, इस पर काम किया हुआ है, इससे सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, आपने बता दिया कि हाँ किया हुआ है। उसके बाद अटैचमेंट आती है। अटैचमेंट में आप कोई अपनी फाइल्स, स्क्रीनशॉट्स हो गए, मैं क्या करता हूँ इस केस में, जैसे मैं अगर अपवर्क पे ये बिड कर रहा हूँ तो मैं अपनी फाइवर की जो है वो स्क्रीनशॉट दे देता हूँ जिसमें कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं,
एक वक्त में फाइवर पे मेरी प्रोफाइल जो थी वो टॉप रैंक करती थी, तो वहाँ का मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। तो इसको पता चल जाता है कि यार इस बंदे को काम आता है, जब भी इसकी फाइवर की प्रोफाइल भी बनी हुई है, उसका भी लेवल 1 है और सही है। तो इस तरीके से आप अटैचमेंट यहाँ पे वो लगा सकते हैं। बाकी ये आपकी जो बिड होती है उसको बूस्ट करने का एक तरीका होता है कि वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके 6 कनेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कनेक्ट्स देना चाह रहे हैं, तो अगर उसके पास मल्टीपल प्रपोजल्स आए हुए हैं और आपने लेट सपोज आपने बोला कि ठीक है मैं 8 कनेक्ट्स दूंगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी ऊपर चले जाएगी बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि आपने ज़्यादा कनेक्ट्स खर्च किए। तो ये बूस्ट करने का थोड़ा एक तरीका होता है, ये भी कभी कभार काम आ जाता है, लेकिन ये जब करना है आपके पास जब आपके पास कनेक्ट्स मौजूद हो। अच्छा, जब ये कनेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो इसको परचेज़ करने का भी तरीका होता है। वो ये होता है कि अपवर्क का एक प्लान होता है, उसमें ये होता है कि $10 पर मंथ आपको देने होते हैं। वो $10 पर मंथ आप जो देंगे उसके नतीजे में आपको कोई 80 कनेक्ट्स मिलेंगे हर मंथ। उन 80 कनेक्ट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे बिड करके, और साथ ही साथ एक बैज मिलता है, मेरे ख्याल से राइजिंग टैलेंट का या एक बैज मिलता है आपको, और आपकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी रैंक होना शुरू करती है। ज़ाहिर है जब अपवर्क आपसे पैसे चार्ज करता है तो वो बाकियों के मुकाबले में आपको थोड़ी फेवर करता है। तो और मैं अगर अपनी केस में भी बात करूँ तो मैंने शुरू में जब अपवर्क की प्रोफाइल बनाई थी तो मैंने वो प्लान नहीं परचेज़ किया था, और शुरू में मुझे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बहुत लेट आए मेरे पास, लेकिन जैसे ही मैंने वो प्लान परचेज़ किया तो वो मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा प्लान परचेज़ किया था, उसके बाद से आज तक मैंने वो प्लान परचेज़ नहीं किया। उसके बाद से मेरे पास जो है वो ऑर्डर्स खुद ही आने लग गए थे। ठीक है, वो प्लान भी आप किस तरह परचेज़ कर सकते हैं वो भी मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखा पाया। ठीक है, आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलता है, इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लान्स दिख जाएंगे, तो इधर से आप जाके अपग्रेड टू प्लस पे क्लिक कर देंगे। ये इसकी प्राइस अब मेरे ख्याल से बढ़ के $14.99 हो गई है, $15 हो गई है। ठीक है, तो ये खर्च करेंगे तो ये आपको 80 कनेक्ट्स पर मंथ देगा। ठीक है, कस्टमाइज़ योर प्रोफाइल URL, योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी। अच्छा, ये भी होता है कि जब आपकी प्रोफाइल में कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी प्रोफाइल जो है वो हिडन हो जाती है। तो जब अगर आपने ये प्लान परचेज़ किया होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ फीचर्स मिलते हैं, इसका प्लान एक दफ़ा परचेज़ कर लिएगा तो बेहतर है। तो ये अपवर्क का थोड़ा सा ओवरव्यू था कि अपवर्क में किस तरह चीज़ें चलती हैं, और यहाँ से आप जॉब को सर्च कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। आप अगर टैबल्यू पे काम करते हैं तो आपने यहाँ पे सर्च किया टैबल्यू, उस पर फ़िल्टर लगाया लेटेस्ट जॉब का, तो वो सारे फ़िल्टर्स भी यहाँ पे लग जाते हैं। मैं 1 मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जैसे ही मैंने टैबल्यू सर्च किया तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि भाई 372 जॉब्स हैं अभी इस फील्ड में। अब मैं इसमें मज़ीद फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स लेके आ जाओ जिसकी फ़िक्स प्राइस हो, और वो प्रोजेक्ट्स लेके आओ जिसको अभी तक 5 से कम लोगों ने जिस पे प्रपोजल सेंड किए हों। ठीक है, तो पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड हो। तो ये सारे चेक्स आप यहाँ से लगा के उसको फ़िल्टर करके उन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, सॉर्ट कर लें उसको न्यूएस्ट को सबसे पहले, कि जो सबसे लेटेस्ट जॉब आई है वो आपको सबसे पहले दिखे, और जितना जल्दी आप उस पर अगर आप पहले नंबर पे हुए अप्लाई करने वाले तो आपके ज़्यादा चांसेस है हायर होने के। ठीक है, तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं इधर आपने यूज़ करनी है इसके लिए, और मेरा ख्याल से अपवर्क का भी इतना ही था। अपवर्क पे अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो काइंडली क्लियर लिख दें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लें। फाइवर के अलावा जो है वो आपको गुरु मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है। ये कुछ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है जो फाइवर की तरह के ही हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने रिमोट बेस की तरफ। रिमोट बेस की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जी जहांगीर भाई। अच्छा,
आपसे एक चीज़ ये कंफर्म करनी थी कि ऐसी कोई वेबसाइट, जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा। अच्छा, मैंने सुना है कि इसमें जैसे कि आपने ये तो स्पेसिफिक टू गिग्स था, या ये तो स्मॉल जॉब्स होती है ना, यानी कि इसका एक स्टार्ट और एंड टाइम होता है कि भाई 2 डेज 1 डे 3 डेज विद रिस्पेक्ट टू नौयत कैसी है प्रोजेक्ट की। अच्छा, अब जो इसमें कुछ होती है जैसे कि रिमोट जॉब्स भी होती हैं, कि बिल्कुल। कंपनी जैसे कि चाइना की हो या जापान की हो या यूएस में बेस्ड हो, हम्म। तो ऐसी कोई साइट्स आप जी जी रिकमेंड जी करें जी मैं जहाँ अभी पे उसी की रिमोट तरफ जा जॉब्स? रहा हूँ, मैं उसी की तरफ जा रहा अच्छा, हूँ। जैसे कि वो अगर एक स्टेबल इनकम के लिए जैसे कि $1000 $1200 या $800 पर मंथ के जी जी हिसाब जी से वो अगर डेटा एनालिस्ट को रखें, ऐसा ही वो होता है। बस। मैं बता देता हूँ, देखें होता क्या है, ओके। आपको ऐसे क्लाइंट्स जो है ना वो इन अपवर्क वगैरह से भी मिल जाते हैं। मेरे पास अभी एक क्लाइंट जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसने मुझसे कांटेक्ट अपवर्क के थ्रू ही किया, और उसने हमारी गूगल मीट पे एक मीटिंग हुई जिसमें हमने डिस्कस किया उसको, उसका एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था जिस पे वो काम कर रहा था, पूरा सीआरएम बना रहा था वो, और एक चैटबॉट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था कस्टमर्स को। तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो डायलॉग फ्लो पे काम कर सके। तो उससे मेरी बात हुई, उसने बोला कि यार आप मेरे साथ मंथली बेसिस पे आ जाओ, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। तो मैं उसके साथ मंथली बेसिस पे ही अभी काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको जिस तरह मीसम भाई ने लिंक्डइन का हवाला दिया, तो लिंक्डइन पे भी आपको रिमोट जॉब्स, आप जॉब्स के सेक्शन में जाके जॉब टाइप को फ़िल्टर करके रिमोट सेलेक्ट करें। वो उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने अपनी पीपीटी पे भी लगाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उधर से भी आप उन जॉब्स को फ़िल्टर करके रिमोट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी डोमेन के। इसकी एक दो साइट्स भी होती हैं, जैसे remote.co हो गया, इधर जाके आपको सारी रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी। एक इंडीड हो गया, इंडीड में भी आपको रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये वो कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पे पीपीटी में कुछ मेंशन भी था, इंडीड, लिंक्डइन और remote.co। तो यहाँ से आपको रिमोट जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं। इजीली तो नहीं मिलती, खैर आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह उसी हिसाब से क्रिएट करनी होती है, आपको मनवाना होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जितनी भी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, वो हेल्प करती है क्लाइंट को आप तक, आपकी चैट तक लाने के लिए। फिर चैट से ऑर्डर में किस तरह कन्वर्ट करना है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। कि आपने उसको बोला, अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो आपने बोला कि ठीक है यार मैं कम पैसों पे काम कर लूँगा जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस, लेकिन मैं कर लूँगा, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप भले पैसे भी नहीं देना, इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये remote.co की कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे आपको देखें कुछ सारी जॉब्स मिल रही हैं, आप यहाँ पे अपने फ़िल्टर लगा के, जैसे आप काम करते हैं डाटा इंजीनियर का, तो आपने डाटा इंजीनियर सर्च किया तो जो डाटा इंजीनियरिंग की जॉब्स होंगी, रिमोट जॉब्स, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इसी तरीके से इंडीड में जाके आपको जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टैक पाइथन डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर, ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स मिल रही हैं। आप यहाँ पे कुछ अगर कीवर्ड स्पेसिफिक कर दें, जैसे आप बोलें ETL, चलो नेट स्लो हो गया मेरा, शायद ये रिलोड नहीं हुआ पेज। तो खैर वो कीवर्ड सर्च करके आपको यहाँ पे वो उससे रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी, फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे आज तक जो रिमोट जॉब ज़्यादातर मिली हैं वो मुझे अपवर्क से ही मिली ज़्यादातर। मुझसे क्लाइंट्स वहाँ से कांटेक्ट करते हैं और वो फिर मुझे मंथली बेसिस पे अगर जिसको हायर करना होता है वो हायर कर लेता है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारी टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग। इसमें हमने देखा कि गिग बेस में किस तरह काम आता है, रिमोट बेस की जॉब्स कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं। पेमेंट के देखा कि आप प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट कब लेनी चाहिए, माइलस्टोन वाइज पेमेंट कब लेनी चाहिए, आवरली बेसिस पे कब लेना चाहिए। अच्छा, गिग बेस की एक एग्जांपल दिखाई हुई है मैंने यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे एक मेरा क्लाइंट था, फिक्स प्राइस, उसने कॉन्ट्रैक्ट टाइप में फिक्स प्राइस रखा हुआ था यानी कि प्रोजेक्ट कोई दो हफ्ते का प्रोजेक्ट था, उसने उसकी प्राइस सेट की हुई थी, लेकिन वो काम जो था वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने उसको माइलस्टोन में डिवाइड कर दिया था। तो ये जो अगली स्लाइड है आपको ये दिखा रही है कि इसको माइलस्टोन में किस तरह ये वर्क करता है। अब यहाँ पे हुआ ये कि मैंने फर्स्ट पार्ट जो था जब वो किया तो उसने मुझे उसकी पेमेंट क्लियर कर दी। फिर मैं माइलस्टोन 2 पे गया। माइलस्टोन 2 की जो डेडलाइन थी वो आपको दिख रही है कि वो लिखा हुआ है ड्यू March 11 11 मार्च तक मुझे कंप्लीट करना था।
मैंने वो कंप्लीट किया, मेरा माइलस्टोन 2 क्लियर हुआ, उसकी प्राइस मिली, फिर मैं आगे तीसरे माइलस्टोन पे गया। तो इस तरीके से माइलस्टोन पे भी डिवाइड कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को। रिमोट बेस की जॉब्स जो होती हैं वो ये मैंने लिंक्डइन का एक एग्जांपल लगाई हुई है कि लिंक्डइन पे जाके जॉब्स पे जाके आप पहले अपने जॉब टाइप पे फ़िल्टर लगाया रिमोट का, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक इस कंट्री का देखना चाह रहे हैं जॉब्स, तो उस कंट्री में जाके उसका आपने फ़िल्टर लगा दिया, तो मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स प्रोवाइड करता है लिंक्डइन, जिस पे आपने सर्च करके रिमोट जॉब्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये अभी हमने remote.co को देखा। अच्छा जी, अब हम आपकी जो आपने कोर्स किया उससे रिलेटेड कुछ जो अपवर्क पे मुझे जॉब्स दिखी, मैंने स्क्रीनशॉट उसको लगा के रखे हैं यहाँ पे, तो मैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे वो लोग जिन्होंने अभी काम किया CVE का कोर्स किया, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने स्किल्स सीखी कुछ, आप लोगों ने टैब्ल्यू पे काम किया, डाटा विजुअलाइजेशन सीखी, आप लोगों ने SQL सीखा, क्लिक सेंस पे काम किया, पावर BI पे काम किया। तो ये सारी स्किल्स को देखें तो इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको अपवर्क पे मिलेंगे। एक दो की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है कि इसकी डिस्क्रिप्शन थी कि इसको भाई एक काम चाहिए था कि उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो, एक्सपर्टीज़ इन टैब्ल्यू डैशबोर्ड डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट के, वो एक्सपर्ट हो टैब्ल्यू डैशबोर्ड क्रिएट करने में, उसको एडजस्ट करने में, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू वगैरह दिया, वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन किया। तो ये सारी चीज़ें उसने डिफाइन करी और फिर उसने स्किल्स के सेक्शन में बताया कि उसको किस किस स्किल्स की नीड है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा कि भाई डैशबोर्ड उसको बनाना आना चाहिए, टैब्ल्यू आना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन और SQL। तो आप लोगों ने ये सारी स्किल्स सीखी हुई हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसकी रिक्वायरमेंट भी अगर आप देखें तो वो बोल रहा है कि ओवरली रेट जो है वो $10 to $30 होने चाहिए और मोर देन 30 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। और प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो यानी कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। अगर ऊपर हम प्रोजेक्ट टाइप भी देखें तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, 6 महीने से ज़्यादा का चलने वाला प्रोजेक्ट है ये। तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एक और एग्जांपल देखें अगर हम, तो एक जॉब थी जो कि जिसमें लिखा हुआ था कि भाई एक डैशबोर्ड जो है वो पहले से क्लिक में बना हुआ है, बस उसको डिबग करना है, उसमें इश्यूज़ और उसके जो रूट कॉज तक पहुंचना है। फिर उसने बोला कि रिक्वायरमेंट 2 है कि हो सकता है कुछ चेंजेस करनी पड़े, वो भी करनी होगी आपको। मेक मी अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द एप्लीकेशन डैशबोर्ड, और उसको बताना भी है कि भाई किस तरह डैशबोर्ड बनाया जा सकता है क्लिक व्यू और क्लिक सेंस में। इसके लिए जो स्किल्स उसने मांगी हैं, उसने बोला कि क्लिक सेंस आपको आना चाहिए, क्लिक व्यू आना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा मॉडलिंग, पावर BI, डाटा एनालिसिस। तो ये सब स्किल्स आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अच्छा, हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी स्किल्स भी आ जाए जो आप लोगों ने नहीं सीखी हुई हो, या उसके कॉन्ट्ररी कोई दूसरी स्किल सीखी हुई हो, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और पहले अप्लाई करने के साथ साथ उसको बता दिएगा, मेंशन कर दिए कि भाई आपने जो ये स्किल लिखी हुई है मुझे ये तो नहीं आती, लेकिन इसके बदले मुझे ये आता है। तो अगर आप स्पेसिफिक टू दिस स्किल नहीं है तो ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक हैं तो फिर अब ये भी आपने ऑब्जर्व करना है कि किस प्रोजेक्ट्स में किस स्किल की डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो अगर वो कोई स्किल आ रही है जो कि आपको नहीं आती तो उसको लर्न भी करना है आपने, क्योंकि जो जिस टेक्नोलॉजी में आप आ रहे हैं वो इम्प्रूव होती रहती है टाइम बाय टाइम। तो उसके साथ साथ आपने अपने आप को भी अपडेट रखना है, ठीक है। लेकिन जो स्किल्स आपने सीखी है उस पर भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी अपवर्क वगैरह पे, बस आपको सिर्फ थोड़ी बहुत R&D करनी है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने लगाई है यहाँ पे CDA वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डाटा साइंस पढ़ी है, डाटा एनालिसिस वाला कोर्स किया है। तो आप देखें उसमें यहाँ पे एक जॉब थी जिसकी डिस्क्रिप्शन थी, उसको एक AI/ML डेवलपर चाहिए था। लेकिन अगर आप उसका टास्क देखें तो उसको भाई एक मॉडल बनवाना था जो कि टारगेट वेरिएबल प्रेडिक्ट करे। एक CSV फाइल थी जिसमें डाटा सेट था भाई कोई 10 लाख रॉस का, उसमें कोई 304 इनपुट फीचर्स वेरिएबल थे और टारगेट वेरिएबल Y था, तो आपने उसको प्रेडिक्ट करवाना था। अब डिलीवरेबल्स में उसने लिखा हुआ है कि आपने जो है वो एक PDF फॉर्मेट पे रिपोर्ट बनानी है। अब जब वो ये चीज़ें मांग रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आपको एक काम आता होगा तभी आप यहाँ पे रिपोर्ट में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने क्या एनालिसिस किया, क्या यूज़ किया उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी PDF में डिफ़ाइन करेंगे। आपने पाइथन कोड देना है या आपने वो कोड देना है जिसको यूज़ करते हुए मैं इस रिज़ल्ट को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकूँ। यानी कि अगर कोई भी कोड आपने यूज़ किया वो सारी कोड फाइल्स आपने शेयर करनी है उसके साथ। डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रन यूर मॉडल, आपने एक PDF फाइल में ये भी बताना है कि मॉडल को रन किस तरह करना है। कोड तो दे दिया आपने, साथ साथ आपने उसको ये भी बताना है कि इसको रन करने के लिए आपने इधर जाना है, ये कमांड लिखनी है। तो वो सारी चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है। अब इसकी स्किल्स देखें तो इसने स्किल्स में बोला कि भाई मुझे पाइथन चाहिए, टेंसरफ्लो चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आना चाहिए, कुछ स्किल्स लिखी हुई हैं। अब देखें, हो सकता है कि ये जो इसने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ना डिस्क्रिप्शन में,
और जो इसने स्किल्स लिखी हुई हैं, हो सकता है कोई स्किल्स इस डिस्क्रिप्शन में यूज़ ही ना हो रही हो, लेकिन उसने लिखी हुई है, तो आप अगर इस ऐसे सिनेरियोज़ हों तब भी आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जो भाई आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाली है वो काम मुझे आता है, वो काम मैं करके दे दूँगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ये स्किल्स देखा और स्किल्स पे आपने बोला यार ये स्किल्स तो मुझे आती नहीं तो मैं ये अप्लाई नहीं कर रहा। हालांकि जो उसने चीज़ें मांगी हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। हुज़ैफा, यहाँ पे 1 मिनट का नोट दूंगा, आप दोबारा से ये मीट डॉट लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका वो यहाँ पे आ रहा है टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो फिर ये ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये एंड करता हूँ और मैं एक दूसरी मीटअप लिंक शेयर करता हूँ और मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ अभी। अच्छा जी, तो फरहान साहब ने एक सवाल पूछा था, अभी मैंने देखा कि जॉब के साथ जो है वो रिमोट जॉब्स को मैनेज किया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिमोट जॉब आपकी जो है वो आपसे बोले कि आपने 9 to 5 काम करना है। मैं जिस रिमोट जॉब पे काम कर रहा हूँ, मुझे दिन के 3 घंटे देने होते हैं उस पे, वो मैं अपने जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो टाइम दे देता हूँ। ठीक है, और होता है इस तरह भी होता है कि रिमोट जॉब में वो आपसे बोलते हैं कि भाई इतने दिनों में आपने ये टास्क कंप्लीट करके देना है। तो
ये डिपेंड करता है रिमोट जॉब्स की नौयत क्या है। अगर वो काम आपसे रिमोट जॉब इस तरह की है कि वो आपसे बोलिए कि भाई 9 to 5 काम करना है, तो फिर जाहिर है आप अपनी जॉब के साथ तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर आपने अपना वो देखना है कि आपको क्या फ़ीज़िबल है कि आप रिमोट जॉब पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या जो आप वैसे डेली जॉब कर रहे हैं उसमें, तो वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन वैसे अगर रिमोट जॉब किस तरह की हो जिसमें आपको 3-4 घंटे देने हैं, या जिसमें आपको एक टाइम दिया हुआ उस टाइम फ्रेम में काम करना है, तो आप बिल्कुल उसको एडजस्ट साथ लेके चल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सही, तो जफर रिकॉर्डिंग तो ऑनगोइंग है ना? जी जी। अच्छा, रिमोट जॉब का मैं एक और वो आपको, बल्कि फ्रीलांसिंग की ज़ुमरे में आता है ये। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है इसका कि आपको जो है ना वो कोई किसी के टाइम पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही अपने बॉस होते हैं, तो ये डिसाइड करना है कि किस टाइम काम करना है, किस जगह से काम करना है, और कौन सा प्रोजेक्ट उठाना है, किस क्लाइंट के लिए काम करना है, ये सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीलांसर्स के लिए कि वो खुद ही अपने बॉस होते हैं, वो सारी चीज़ें खुद डिसाइड करते हैं। तो हम थे डेटा एनालिस्ट वाली इस एग्जांपल पे, जिस पे हमने डिस्कस किया कि भाई अगर वो स्किल मेंशन हो जो आपको ना आती हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको लगे आपको काम आता है और आप कर सकते हैं, तो आप फिर भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि भाई आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन टू इनेबल बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हेल्प मी फाइंड हिडन जेम्स टू फिक्स इशू इन आवर स्टार्टअप। ठीक है, तो उसके लिए उसको स्किल्स चाहिए कि मार्केटिंग एनालिटिक्स आती हो, पावर क्यूरी आती हो, बिजनेस इंटेलिजेंस आता हो, ईटीएल आता हो। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स उसने मांगी हुई हैं। अब अगर इसमें से आपको कोई स्किल्स नहीं आती, ठीक है, और वो आपको लगे कि यार ये इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए आपको लगे कि ये तो ज़रूर आना चाहिए, तो फिर आप ज़ाहिर है उधर अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि आप अप्लाई करेंगे और आपको वो चीज़ नहीं आती हो, तो आपके ज़ाहिर रिजेक्ट होने के चांसेस कम होंगे और आपके कनेक्ट्स ज़ाया हो जाएंगे। इसमें रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ है कि भाई उसको एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट चाहिए, यानी कि बिगिनर नहीं चाहिए, उसने थोड़ा काम किया हुआ हो, और लेस देन 30 आवर्स पर वीक मांग रहा है वो आपसे। प्रोजेक्ट की लेंथ जो है वो 1 महीने से कम की है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं। फिर सीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आप लोगों ने सीखा, ईटीएल पाइपलाइंस बनाना सीखी, एयरफ्लो सीखा, तो आप लोगों को क्या जॉब्स मिल सकती हैं और क्या आपकी मार्केट वैल्यू है ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में? नहीं तो मैंने सिर्फ 1-2 एग्जांपल ली हुई हैं इधर, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी जॉब्स मिली तीनों कोर्सेज़ के लिए, सीडी, सीवीई और सीडीई के लिए। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लगाई हुई हैं, लेकिन जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। तो यहाँ पे जो मैंने जॉब लिस्ट करवाई हुई है उसमें उसने बोला हुआ है कि भाई एक हाईली स्किल डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, देखें उसने जो ये टाइटल डाला हुआ है उसने डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर डाला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर बंदा डेटा इंजीनियर टाइटल डाल के आप उसी जॉब पे अप्लाई करें। आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, हो सकता है वो डेटा इंजीनियर वाला काम मांग रहा हो, लेकिन वो काम आप लोगों ने सीवीई में सीखा हो, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो आप सीडीए के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो आपसे काम मांग रहा है डेटा इंजीनियर वाला, तो जाहिर सी बात है वो डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ के डिसाइड करना है। सिर्फ टाइटल पे नहीं जाना कि इसने डेटा एनालिस्ट मांगा हुआ है तो वो तो मुझे आता नहीं, तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता। डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, फिर उसको देखते हुए अप्लाई करना है। तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक आइडियल कैंडिडेट चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो डेवलपिंग मैनेज। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट लग रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन देख के। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी कि वो डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा पाइपलाइंस टू सपोर्ट डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग नीड्स। यानी कि आपको कोई एक ईटीएल पाइपलाइन बनानी होगी, उसको मैनेज करना होगा, जो कि डाटा एक मेरे ख्याल से बीआई टूल में भेज रही होगी, जहाँ से डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा, रिपोर्टिंग वगैरह चल रही होगी। ठीक है, तो ये इसकी उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्किल्स में उसने लिखा हुआ है कि भाई उसको एक वो स्किल्स चाहिए जिसमें अपाची एयरफ्लो भी हो। एयरफ्लो आप लोगों ने सीखा, कुबरनेटिस मेंशन है, अब कुबरनेटिस की जगह आप लोगों ने डॉकर सीखा। ठीक है, तो आप ये कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि जो स्किल आपने मांगी है कुबरनेटिस की, मुझे उसके बदले डॉकर पे मैंने काम किया हुआ है। तो अगर आप स्किल स्पेसिफिक नहीं है तो ठीक है, अगर आपको कुबरनेटिस ही चाहिए तो फिर आप ज़ाहिर अप्लाई नहीं कर सकते उस जॉब में।
फिर उस यहाँ ये भी एक पॉइंट नोटिस करने का है कि जैसे कुबरनेटिस की एग्जांपल जफर भाई ने दी है, तो अगर आप डॉकर चलाना जानते हैं तो थोड़ा सा स्टेप ये भी ले सकते हैं कि जाके कुबरनेटिस को जरा लुक करें वो कैसे काम करता है, सिमिलर तरीके का होगा। तो कॉन्फिडेंटली ये भी कर सकते हैं कि अप्लाई करें और जाकर टेस्ट करें। लेकिन फिर अगेन ये बात है कि अगर आपने क्लाइंट को कमिटमेंट दे दी है तो फिर रात लग रही है, 2 रातें लग रही है, करके देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ का देखें, सबसे ज़्यादा ख्याल तो ये रखना है कि आपने ये देखना है कि एक बैड रिव्यू भी आपकी प्रोफाइल में आ गया तो फिर आपकी प्रोफाइल का इंप्रेशन गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब क्लाइंट आता है आपको प्रोजेक्ट देने के लिए तो वो चेक करता है दूसरे लोगों ने क्या बोला हुआ है आपके बारे में, क्या फीडबैक दिया हुआ है। तो वो अच्छा होगा तो फिर वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा। और जिस तरह मीसा भाई ने बात करी, ज़ाहिर बिल्कुल आप जो है, अब जैसे आपको डॉकर चलाना आता है तो आप अप्लाई करने से पहले आपने उसके बारे में सर्च कर लिया, कुबरनेटिस के बारे में आपने थोड़ी R&D कर ली, और अगर आपको लगे कि यार ये आप कर सकते हैं तो फिर आप अप्लाई कर दें। और फिर अगर आपने ज़ाहिर सी बात है अप्लाई कर दिया और आपको जब प्रोजेक्ट मिल गया, फिर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, आपने वो किसी तरीके से भी करके देना ही देना है। वैसे अमूमन आपको इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि जब आपने उससे रिलेटेड कोई स्किल सीखी हुई है तो वो आपको दूसरी सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है जी, तो ये स्किल का सेक्शन था। डेटाबेसेस आपको पता है, पोस्टग्रेसक्यूएल पे आपने काम किया हुआ होगा, सारे एसक्यूएल डेटाबेसेस मोस्टली सेम ही होते हैं। और फिर रिक्वायरमेंट्स में उसने लिखा हुआ है कि भाई मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ये वो सब चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी और आपने देखा कि आपको काम आता तो आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इसकी एक और एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे कि इसने टाइटल डाला हुआ है बैक एंड डेवलपमेंट का। अब मैं अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो वो है कि लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म रिसोर्स। तो इसने टाइटल डाला हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म रिसोर्स टू श्योर अप डाटा इंजीनियर ड्यूटीज़ विद इन स्मॉल इंफॉर्मेशन सर्विसेज बेस्ड टीम, वर्क इंटरनली एंड विद स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड एनालिटिक सर्विस, रीडिज़ाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड। ठीक है, तो सिंपल इसने जनरल एक डिस्क्रिप्शन दी है जिसमें उसने एक्सपेक्टेशन अपनी बताई हुई कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर अप्लाई कर रहा है उसको पाइथन, RDBMS SQL, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, Git, Docker ये आता हो। तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अगर मैं CDE वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ, ये सब चीज़ें आपने सीखी, आपने गिट सीखा, आपने डॉकर चलाना सीखा, आपने MongoDB पे काम किया, वो NoSQL में आ जाता है। ठीक है, पोस्टग्रेस, MySQL और ये सारे SQL डेटाबेसेस हैं, पाइथन आपने सीखी, तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। फिर उसने बोला कि भाई बोनसेस में उसने कोई स्किल शामिल की में कि टैबल्यू आना चाहिए, स्पार्क आना चाहिए। अगर ये स्किल हो तो ये बोनस कंसिडर किया जाएगा। तो आपके पास भी आपको स्पार्क चलाना आता है, आपने AWS का एक पूरा सेशन अटेंड किया, आपने सीखा, एज्योर आपने देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और आपने देखा कि हाँ यार ये मेरी जो स्किल सेट है उसको फुलफ़िल कर रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस पर। अच्छा, अब यहाँ पे ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि एनालिसिस पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं। अब वो अपवर्क की प्रोफाइल्स जिन्होंने अपने टाइटल में डेटा साइंटिस्ट डाला हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करें और चेक करें तो इनकी एनालिसिस ज़रा देखते हैं कि ये कितना अर्न करते हैं, इनकी कितनी प्रोफाइल्स हैं। तो जो डेटा साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, ठीक है, हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है पाकिस्तान के जितने डेटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने टाइटल में डेटा साइंटिस्ट डाला हुआ है। अब टोटल 2 प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने अपना $5 to $10 पर आवर रेट लगाया हुआ है, यानी कि वो पर आवर $5 to $10 चार्ज करते हैं। ठीक है, और 2 प्रोफाइल ऐसी हैं जिन्होंने जो $10 to $15 अपना पर आवर रेट जिन्होंने रखा हुआ है, फिर $15 to $20। ठीक है, इस तरीके से पूरा इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और अगर हम लास्ट कॉलम देखें तो अर्निंग बताई हुई है समराइज फॉर्म में दोनों की। तो ये अर्निंग जो है वो थाउजेंड्स में शो हो रही है, यानी कि जो $5 to $10 पर आवर चार्ज करते हैं, अगर हम उनकी टोटल अर्निंग मिलाएं तो वो अराउंड $1000 है। ठीक है, इसी तरीके से जो $10 to $15 पर आवर चार्ज करते हैं वो 2 प्रोफाइल्स हैं और उनकी अर्निंग जो है वो $2000 के करीब है। फिर 15 to 20 की 7 प्रोफाइल्स हैं और वो $54,000। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मार्केट है और इसमें कितना ज़्यादा अभी स्पेस है। अगर आप प्रोफाइल्स को भी देखें तो $5 to $10 पर आवर वाली सिर्फ 2 प्रोफाइल्स हैं, तो अभी कितनी प्रोफाइल्स आप इस पर बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें जगह है आप लोगों की, आप इसको ज़रूर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें और ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, जो डेटा इंजीनियर्स हैं अगर उनका स्टैट्स देखें तो $10 to $15 पर आवर चार्ज करने वाली एक प्रोफाइल है जो जिसकी अर्निंग अभी 1000 के अंदर ही है। ठीक है, 1000 नहीं हुई अभी। और $20 to $25 वाली एक प्रोफाइल है जो कि $4000 तक की अर्निंग है।
फिर उसके बाद $25 to $30 की 2 प्रोफाइल्स हैं। तो ये सारी यहाँ पे डेटा इंजीनियर की अर्निंग्स डिफाइन की हुई हैं, और लास्ट में डेटा विजुअलाइजेशन की CVE वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर आवर $10 to $15 जो चार्ज कर रहे हैं पर आवर, उनकी 2 प्रोफाइल्स हैं, और उनकी अर्निंग भी जो है वो $2000 के करीब है। तो ये सारी चीज़ें आपने, जाहिर सी बात है, जब आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपने तो स्टार्ट कम से ही लेना है, आपने अपने पर आवर रेट कम रखना है, लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि आप पूरी मार्केट वैल्यू ही गिरा दें। ये चीज़ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस, हम लोग जो हैं, हम लोग काम लेने के चक्कर में अपनी मार्केट वैल्यू इतनी गिरा देते हैं कि जो एक्चुअल में भी जो काम जिनको मिल रहा होता है उनको रेट इतने कम मिल रहे होते हैं कि वो फिर पूरी मार्केट ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, चले इनिशियल लेवल पे तो जब आपको प्रोजेक्ट्स उठाने हैं तो आपने प्राइस कम कर दी, लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ तो आपने उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे सेट करना है, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है। इस चक्कर में नहीं रहना कि यार मैं अपने प्राइस कम रखूँगा तो ताकि मुझे मेरे चांसेस बढ़ जाएँ। जो काम $50 का होता है मैं वो $15 का करके दे दूँगा तो मेरा भला हो जाएगा। तो आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, आपने मार्केट वैल्यू का भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड्स थे, जो जैसे डेटा विजुअलाइजेशन की जो प्रोफाइल्स थी, अगर हम उनके टॉप और ये जितने भी टॉप रेटेड का ये डाटा है, जितने भी टॉप रेटेड डेटा विजुअलाइजेशन डेवलपर्स अपवर्क पे मौजूद हैं, अगर हम उनके कीवर्ड्स देखें तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि उन्होंने अपने डाले हुए हैं अपनी प्रोफाइल में। उनके डाटा डला हुआ है, टाइटल में कहीं ना कहीं स्किल्स डला हुआ है, पाइपलाइन डला हुआ है। तो ये वो सारे स्किल्स एक ही जगह सम अप करके आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं या यूज़ किए जा रहे हैं इन टॉप रेटेड डेवलपर्स की तरफ से। तो आप भी इनको यूज़ करते हुए अपनी प्रोफाइल जब बनाएं तो इनको कहीं ना कहीं शामिल कर लें। सेम गोज़ फॉर डेटा साइंटिस्ट, कि डेटा साइंटिस्ट जिन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है टॉप रेटेड डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से डाटा इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डाटा इंजीनियर्स हैं वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने। तो ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, इससे ज़ाहिर है आपकी प्रोफाइल के जो रैंक होने के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब वो क्या स्किल हैं आपकी जो कि आपको दूसरे फ्रीलांसर से अलग करेंगी। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, दूसरी स्किल्स भी चाहिए होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या नेटवर्किंग मार्केटिंग हो गई। तो अब टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली क्या हो गया कि अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उठाए हुए हैं, ठीक है, तो अब उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह मैनेज करना है। आपने ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उठाते जाना है, अपना अपना शेड्यूल देखना है। मैं बल्कि अगर आपको ये दिखाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिधर मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसको मैं प्रायोरिटी वाइज रखता जाता हूँ ऊपर। अब जैसे ये एक मेरा अपवर्क का क्लाइंट है, मुझे इसको आज अपडेट देनी है ज़रूर। और अब ये भी इसमें एक ये फैक्टर भी इंक्लूड होता है कि कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि डिटेल मांगते हैं रोज़, ठीक है। अब आप उनसे गलत तरीके से तो बात नहीं कर सकते, तो आप उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कि यार इसको मैं एटलीस्ट जवाब टाइम पे दूँ ताकि ये नाराज़ ना हो, क्योंकि वो नाराज़ हो गया फिर उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, बैड रिव्यू दे दिया, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से ये मैं इस बंदे के साथ रिमोट बेस पे काम कर रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पर है, मुझे इसको जवाब देना है, फिर ये बाकी क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिए जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलो वगैरह और क्लिकअप होता है इसके लिए मेरे ख्याल से, तो वो टूल्स भी आप यूज़ करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है। अक्सर आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे कि जो आपसे बहुत रूड बात करेंगे, या आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा कभी कभार उनसे बात करते हुए कि यार आपने मुझे ये बोला और आप मुझे ये काम करने के लिए दे रहे हो तो मैं नहीं कर रहा आपसे। तो आपने बात इस तरह करनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल उसमें रहते हुए बात करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि तरीके से अपनी बात मनवा लें, ठीक है। ये आपने अपनी कोशिश करनी है सबसे पहले तो। अब अगर वो नहीं मान रहा तो फिर आपने ये देखना है कि यार चलो अगर वो मुझे एक्स्ट्रा काम करने का बोल रहा है तो मैं पहले अपनी प्रोफाइल देखूँ कि मैं हूँ किस लेवल पे। अगर मैं बिगिनर लेवल पे हूँ तो आपका बिगिनर लेवल पे कभी भी ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैंने अर्निंग करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह बेहतर बनाना है, ये आपकी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए बिगिनर लेवल पे। तो अगर वो आपसे ज़्यादा एक आध काम ज़्यादा करने के लिए बोल रहा है और आपको लगता है कि यार ये काम करने से चलो ये मामला सॉल्व हो जाएगा, तो आप वो करें ताकि आपकी प्रोफाइल में कोई बैड इंप्रेशन ना पड़े, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। जब भी कस्टमर मैसेज करे उसको फ़ौरन रिप्लाई दें। इन सब प्लेटफॉर्म्स की मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस अपने पास डाउनलोड करके रखें, इंस्टॉल करके रखें, ताकि जब भी मैसेज आए तो नोटिफिकेशन आपको दिख जाए और आप फ़ौरन रिप्लाई करें, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसमें होता है नेटवर्किंग का एक टैब होता है कि भाई अपने नेटवर्किंग को किस तरह आपने क्या करना है, अपनी ही इंडस्ट्री में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना है, ताकि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हों या जो न्यू क्लाइंट्स हो वो आपको ईजिली अप्रोच कर सकें, न्यू या मिल जाएँ।
ठीक है। तो नेटवर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में मीसम भाई ने भी बताया। और मार्केटिंग किस तरह करनी है, जाहिर सी बात है एज अ फ्रीलांसर आप अपने बिज़नेस को खुद रन करते हैं, तो उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो आपने बिज़नेस की मार्केटिंग आपको बिज़नेस की मार्केटिंग भी करना आना चाहिए कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट्स लगाए, आपने थोड़ा उसके बारे में बताया कि मैंने ये, अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे अपनी जो गिटहब की प्रोफाइल है, मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ ठीक है, तो मैं उसका एक रिपोजिटरी बना के, ठीक है, यहाँ पे कोड अपलोड करता जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्लाइंट के सीक्रेट क्रेडेंशियल्स नहीं डालता अपलोड करते हुए, क्योंकि वो जो है प्रोफेशनल के बाहर चले जाती है बात। तो हमने उसकी भी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसके चीज़ों को भी यहाँ पे पब्लिश नहीं करना, और आपने यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी बताना है। तो मैं अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ये गुरु प्लेटफॉर्म है, ये एक, और उस क्लाइंट का नाम खिज़र है, तो मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि मैं उसके लिए क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक अपवर्क का क्लाइंट था, ये उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब यही रिपोजिटरी का लिंक जो है ना, यही जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है, ये मैं कवर लेटर में मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं कवर लेटर लिख रहा होता हूँ ना, तो देखें यहाँ पे मैंने गिटहब प्रोफाइल लिंक शामिल किया हुआ है। तो जब क्लाइंट मेरा कवर लेटर पढ़ता है ना, तो उसको सबसे पहले मेरी प्रोफाइल का लिंक दिखता है, उसके ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है अपना। अब ये जो यूट्यूब चैनल में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनकी वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं कि वो प्रोजेक्ट्स जो है वो किस नौयत के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने चैटबॉट में किस किस तरीके का काम किया हुआ है। तो मैंने कोशिश करी है हर नया काम जो मैंने चैटबॉट पे किया उसकी एक वीडियो बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, और वो सिर्फ ये दिखाए कि मैंने वो काम किया हुआ है। अब जब मैं ये कवर लेटर में लिंक इंक्लूड करता हूँ ना, तो क्लाइंट आता है, क्लाइंट देखता है कि हाँ यार इसने ये काम किया हुआ है, इसको ये काम आता है, तो मेरे हायरिंग चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। उसको ये बिलीव होता है कि इसको ये काम आता है ठीक है। तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं, ये आपने भी इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही फिर आता है आपका हाउ डू यू सेट यूर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर फ्रीलांसर, आप किस तरह। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ है डेवलप अ निश। अब ये वही बात है जैसे मैंने आपको बताया फाइवर पे कि एक डोमेन ओरिएंटेड रहना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल में बोलें कि मैं वेबसाइट भी बना लूँगा, मैं लोगो डिज़ाइन भी कर लूँगा, मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लूँगा। आपने एक जगह फोकस रखना है, ठीक है, उसी के बारे में आपने सारी डिटेल्स डालनी है, उसी को देखते हुए सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो डालनी है। तो होगा ये कि उस प्रोफाइल को रैंक होने में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से वो रैंक होगी बनिस्बत इसके कि आपने उसमें मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो उसमें काफ़ी इशूज़ आते हैं, ठीक है। तो आपने डोमेन ओरिएंटेड रहना है उसमें। अपनी जो पोर्टफोलियो है, ये शोकेस वाली बात यही है जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे दिखाई कि आपने अपना एक कहीं भी, जैसे यूट्यूब बेहतर रहता है क्योंकि आपको वहाँ पे वीडियोस में आप डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वीडियो आपने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल दी प्रोजेक्ट्स की, और वो आपने कवर लेटर में इंक्लूड कर दी, ठीक है। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस आपने ऑफ़र करी कि भाई मैं आपको साथ साथ ये, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कवर लेटर में लिखा हुआ है कि भाई आई वुड लाइक टू ऑफ़र यू अ फ्री मॉकअप डिज़ाइन। अगर आपको फिर भी कोई इशू है ना इन चीज़ों के बाद भी, और आपको लगता है कि यार ये पता नहीं काम कर पाएगा नहीं, तो मैं आपको फ्री मॉकअप डिज़ाइन बना के दे दूँगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब मुझे काम आता है या नहीं। तो इस तरीके से आपने कवर लेटर में लिखना है, तो किसी ना किसी बात पे तो वो मान ही जाएगा, ठीक है ना। तो और स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर है आप उसको वो भी लिख रहे होंगे कि अगर मनी बैक गारंटी है, और अगर आपको मेरा काम समझ भी नहीं आया तो पैसे भरे वापसी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कवर लेटर को मैनेज करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिव और रिलायबल वाली बात जो हमने पहले की कि आपने रिस्पांस को टाइम पे देना है। कस्टमर बहुत तपता है जब आप उसको टाइमली रिस्पांस नहीं देते, आप एक दिन बाद रिस्पांस देते हैं, तो उसको ये लगता है कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है, या वो फिर दूसरा क्लाइंट ढूंढ लेता है, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्सिव रहना है, उसको टाइमली जवाब देना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि मुझे कौन से क्लाइंट को पहले जवाब देना है, उसका काम पहले करना है, ठीक है। किस में ज़्यादा काम लगना है, तो मैं मोस्टली अब जो मेरे वो क्लाइंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत अच्छी है, तो मैंने उनको पहले ही बोल के रखा हुआ है कि मैं इसकी अपडेट आपको सैटरडे को दूंगा या संडे को दूंगा, और मैं सैटरडे का डेडिकेटेड डे उनको पूरा देता हूँ। मैं उनका काम ज़्यादा होता है तो मैं उनका पूरा सैटरडे का दिन दे के उनका काम निपटा देता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, मैनेज करना, शेड्यूल करना, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट है डेलीगेट टास्क, इसका मतलब ये है कि अब देखें, अगर आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं बच रहा, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिक्लाइन कर दें या आप उसका प्रोजेक्ट ही ना उठाएं। आप उस प्रोजेक्ट को उठा के आगे आउटसोर्स करवा सकते हैं। आपकी जो फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं
जाहिर सी बात है, जब अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड बंदों से मिलेंगे, तो आप अपना वो काम आगे अपने बंदों को फॉरवर्ड करें। तो उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी जो प्रोफाइल की स्टैट्स है, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हैं वो इम्प्रूव होंगे, और जिसको आप दे रहे हैं ज़ाहिर है उसका भी भला होगा। तो आपने जो है वो इस तरह जो है ऑर्डर्स को मैनेज करना है, कैंसिल नहीं करना, उनको डिक्लाइन नहीं करना। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप उठाएं और आगे बंदों को दें, आउटसोर्स करवाएं, ताकि उनका भी एक्सपीरियंस गेन हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये एक स्लाइड है कि हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। अब जैसे मैंने बताया कि जो क्लाइंट्स होते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होता है जिनके साथ डील करना, आपको इनिशियली तो जब नहीं लगता, जब प्रोजेक्ट उठाते हैं तो इनिशियली तो पता नहीं चलता कि यार ये सही है या नहीं है, ये आखिरी में मसले ना करे। लेकिन जब वो आप काम करना शुरू करते हैं तभी आपको पता चलता है कि यार ये क्लाइंट कैसा है। तो अब अगर आपको मसले आ रहे हैं उसके साथ, तो सबसे पहले तो आपने उससे एक एक चीज़ क्लियर करनी है। जब आप कवर लेटर अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने जॉब पे अप्लाई किया और आपकी जॉब आपको वो मिल गया प्रोजेक्ट। क्लाइंट आपसे बातचीत करता है मैसेज पे, आपसे पूछता है कि आपने ये जो लिखा है आपको ये काम आता है, चले हम गूगल मीट पे एक मीटिंग कर लें छोटी सी। तो आप मीटिंग कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली चीज़ें डिसाइड करें कि यार ये काम मैं इतने दिनों में करके दे दूँगा, इतने पैसे होंगे, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा। पहले से ही एक बाउंड्री क्लियर आपने क्रिएट कर दी कि यार मैं 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता दिन में, आप बताओ आपको अब। लेकिन ये जो टोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस लेवल पे आके अब यूज़ करता हूँ। पहले जब मैं इनिशियल लेवल पे था तो मैं तो अपनी प्रोफाइल, मेरा तो एक ही फोकस था कि मैंने अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना। तो क्लाइंट की मैं पूछता कि भाई आप बताएं कि किस टाइम पे काम करूं, कितने पैसे आप देंगे, ठीक है। तो ये मेरी शुरू की टोन थी। तो ये आपने खुद ही उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है टाइम बाय टाइम, ठीक है। अगर क्लाइंट बदतमीज़ी कर भी रहा है, वो आपसे प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं अपना रहा, तो आपने अपनी तरफ से अपनी लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। आपने उससे फिर भी तरीके से बात करनी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं हो सकता, तो ठीक है, आप जो है वो प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं। और अपवर्क भी हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपवर्क पे एक वो क्रिएट करें क्लेम कि यार ये क्लाइंट था, इसने ये चीज़ मुझसे सेट की थी, लेकिन अब जो है ये बोल रहा है, तो वो अपवर्क भी जो है उसको एंटरटेन करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बस उठा लिया तो आपको करना ही करना है। अब अगर आप क्लाइंट ज़्यादा ही वो है तो फिर आपने उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जब कुछ भी ना बचे ऑप्शन, तब इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट जो है वो ना छोड़ें। तो ये चीज़ें थी मेरे एंड से। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन के बाद भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।